बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट विद एन अल्लाह। स्टूडेंट, मैं हूँ अख्तर अली और आज आपके सामने मैं एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हूँ जो कि बेसिकली रिलेटेड है आपकी सेकेंड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, और वो है SNP ब्लॉक एलिमेंट्स। बेटा, इस लेक्चर से पहले हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर एक और लेक्चर भी दिया था जो बेसिकली रिलेटेड था इंट्रोडक्शन टू पीरियोडिक टेबल के ऊपर। आज हम बात करेंगे S और P ब्लॉक एलिमेंट के मुतालिक। तो स्टार्ट करते हैं S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स। S एंड P ब्लॉक एलिमेंट। बेटा, S एंड P ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड आपने 9th क्लास में जो है कंप्लीट डिफिनीशन की थी S ब्लॉक एलिमेंट की, P ब्लॉक एलिमेंट की। S ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं? दोज एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल in which the higher energetic electron, the valence electron, are enter into S subshell during the filling of orbital is called S block element. मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, those element in the periodic table and which the higher energetic electron, valence electron basically are enter into S subshell. जो हायर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वो आमतौर पर S सबशेल में मौजूद होता है। वो ऑर्बिटल की पिलिंग के दौरान S सबशेल में एंटर होता है, तो इसी को हम S ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। P ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं? दोज एलिमेंट द पीरियोडिक टेबल एंड विच द हायर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर एंटर इनटू P सबशेल ड्यूरिंग द पिलिंग ऑफ ऑर्बिटल इज कॉल्ड P ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम S ब्लॉक एलिमेंट को डिफाइन करेंगे कि S ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं। S ब्लॉक elements, those element in the periodic table and which the higher energetic electron mean valence electron or valence electron enter into S subshell during the filling of orbitals or different subshell is called S block element। वो एलिमेंट्स जिसमें हायर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन S सबशेल में मौजूद होता है, S सबशेल में एंटर होता है जब ऑर्बिटल की पिलिंग होती है, इन्हीं एलिमेंट को हम क्या कहेंगे? इन्हीं एलिमेंट को हम S ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। फॉर एग्जांपल, पीरियोडिक टेबल में मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आपके पास एक एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल सोडियम है, तो सोडियम के एटॉमिक नंबर है 11। अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करी जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने से हमें ये पता चलता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। तो बेटा, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन था वो कहां पर एंटर हो गया? वो एंटर हो गया S सबशेल में। मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन फिल कर रही थी ऑर्बिटल को, तो आपके पास जो लास्ट इलेक्ट्रॉन था वो कहां पर एंटर हो गया? वो थर्ड शेल के S सबशेल में एंटर हो गया। तो इसलिए मतलब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो S सबशेल में मौजूद होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सोडियम इज अ S ब्लॉक एलिमेंट। या इसके अगर मैं आपको एक और एग्जांपल भी दे दूं, लिथियम अगर आपके पास एक एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 3 होता है, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर हम करें तो ये होता है 1s2 एंड 2s1। तो यहां पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो भी कौन से सबशेल में है? वो भी S सबशेल में है, इसलिए हम कहते हैं कि दे आर व्हाट ब्लॉक एलिमेंट? S ब्लॉक एलिमेंट। नाउ पीरियोडिक टेबल में दो ही ऐसी ग्रुप है जिनको S ब्लॉक एलिमेंट का नाम दिया जाता है, और वो कौन से होते हैं? वो ग्रुप वो होते हैं अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इन एलिमेंट के ऊपर हम इस चैप्टर में आगे डिटेल में बात करेंगे।
पीरियाडिक टेबल में कौन से ग्रुप, ग्रुप फर्स्ट ए एंड ग्रुप सेकंड ए जो आपके पास है, दीज ग्रुप्स आर बेसिकली कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। आपको पता है कि जो ग्रुप फर्स्ट ए है इनको अल्कली मेटल्स का नाम दिया जाता है, अल्कली मेटल्स का नाम दिया गया है अल्कली मेटल्स, एंड दीज आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये हम बाद में पढ़ेंगे कि इनको क्यों अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है, इनको क्यों अल्कली मेटल्स कहा जाता है। अगर यहां पर आप एलिमेंट की बात करें तो यहां पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बेसिकली ये मेटल नहीं है लेकिन फिर भी एस ब्लॉक में रखा गया है। इसकी बहुत सी जो वजूहात है मैंने आपको वो पिछले लेक्चर में बताया थी कि क्यों यहां पर इनको एस ब्लॉक एलिमेंट में रखा गया है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड प्रेशियम, ये जो आपके पास एलिमेंट है बेसिकली बेटा दीज आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। अगर आप बेरिलियम को देखें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम, अगर आप इन्हीं एलिमेंट को देखें तो इनको क्या नाम दिया जाता है, इनको नाम दिया जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ये आपके पास कौन से एलिमेंट है, ये आपके पास है एस ब्लॉक एलिमेंट, जिसका जो हायर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है वो बेसिकली कौन सी सबशील में होता है, वो एस सबशील में होता है। नाउ इसके बाद अगर आप पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो पी ब्लॉक एलिमेंट बेटा क्या होता है, ये मैंने आपको बताया कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट, पी ब्लॉक P block elements, those elements in the periodic table and which the higher energetic electron mean valence electron enter into p subshell during the filling of orbitals are called p block elements. p block elements ये वो एलिमेंट होते हैं बेटा जब ऑर्बिटल की फिलिंग हो रही है तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम हायर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो वो कहां पर एंटर होता है, वो पी सब शेल में एंटर होता है। तो इसलिए इन एलिमेंट को क्या नाम दिया जाता है, पी ब्लॉक एलिमेंट का नाम दिया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे तो आप आसानी से बता सकते हो कि वो एलिमेंट जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हायर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में मौजूद होता है, तो इनको हम क्या कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि बोरान एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 5, अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करें तो यहां पर ऐसा होता है कि 1s2 2s2 एंड 2p1, मतलब यहां पर आपके पास जो सेकंड शेल है ये आपके पास हो गया 2s2 और ये आपके पास p सब शेल आ गया जिनमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं px, py एंड pz। नाउ here we can say that only one electron present in p subshell, and this is the most energetic electron, the valence electron of the boron. Therefore boron is p block element. If we take another example, just like the carbon, then the atomic number of carbon is 6, electronic configuration is 1s2 2s2 and 2p2. Now if we draw the orbital diagram just like that, this is the 2s2 मेरे ख्याल में आपको नीचे दिखाई नहीं दे रहा, आपको नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर लिखता हूँ यहाँ पर कि ये आपके पास होगा 2s2
और ये आपके पास होगा पेयर सबशील जिसमें Px, Py एंड Pz, और ये इनमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो दिस इज द ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन एटम। तो यहां पर भी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर आ गया? P सबशील में आ गया। इसलिए हम इनको भी क्या नाम देते हैं? इनको हम P ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम देते हैं। आपको दिखाई दे रहा है बेटा? ओके, नाउ ये तो आपके पास डिफिनीशन हो गई P ब्लॉक एलिमेंट्स की। अब यहां पर हम ड्रा करते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट जो है वो P ब्लॉक एलिमेंट में आएंगे। P ब्लॉक एलिमेंट्स, तो बेटा यहां पर आपके पास जो ग्रुप थर्ड ए, ग्रुप 4th ए, ग्रुप 5th ए, ग्रुप 6 ए, ग्रुप 7 ए, ग्रुप 8 ए, ये आपके पास कौन से एलिमेंट होते हैं? ये आपके पास P ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि यहां पर जो थर्ड ए है तो इनको बोरान फैमिली कहा जाता है। तो ये आपके पास हो गया बोरान, यहां पर एल्यूमिनियम, यहां पर गैलियम, यहां पर एंडियम एंड थीलियम। These elements are called group third A element which is basically P block elements। यहां पर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, टिन एंड लिड, ये जो एलिमेंट है बेसिकली बेटा दीज आर कॉल्ड कार्बन फैमिली आर ग्रुप 4th एलिमेंट। यहां पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, एर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो ये जो आपके पास है दीज आर कॉल्ड ग्रुप 5th एलिमेंट आर नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप 6 जो है इसमें ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, यहां पर टिलीरियम एंड यहां पर पोलोनियम। फिर यहां पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन, और यहां पर हीलियम, नियॉन, argon, krypton, xenon and radon. These are called group 8A elements, and all these elements are called P blocks element। इन एलिमेंट को क्या कहा जाता है? P ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। अगर मैं आपको इसके एटॉमिक नंबर बताऊं तो बोरान के एटॉमिक नंबर होता है 5, एल्यूमिनियम के होता है 13, गैलियम का होता है गैलियम का एटॉमिक नंबर होता है 31, और इंडियम का होता है 49, और टिलीरियम का होता है 81। तो यहां से आप स्टार्ट करिए तो फिर कार्बन 6, 14, 32, इसका एटॉमिक नंबर 32, गैलियम का 50 एंड दिस इज 82 एंड सो ऑन। ये जितने भी आप आगे जाएंगे तो एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो बेसिकली बेटा दीज एलिमेंट आर कॉल्ड एज P ब्लॉक एलिमेंट्स। अब इसके बाद हम इन एलिमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जो बेसिकली पीरियोडिक टेबल में हम बार बार उसे रिपीट करते हैं, और इसी प्रॉपर्टीज को नाम दिया जाता है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। तो स्टार्ट करते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। नाउ पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। बेटा पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है कि दोज प्रॉपर्टीज इन द पीरियोडिक टेबल, मेरी बात गौर से सुने, दोज प्रॉपर्टीज इन द पीरियोडिक टेबल which are repeat after certain interval from left to right in a period and from top to bottom in a group is called periodicity of properties। फिर सुनिए, वो प्रॉपर्टीज जो पीरियोडिक टेबल में आफ्टर सर्टेन टाइम क्या होते हैं, वो रिपीट होते हैं पीरियड्स में या ग्रुप में, इसी प्रॉपर्टीज को हम पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज के नाम देते हैं। तो हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि दोज प्रॉपर्टीज
in the periodic table, those properties in the periodic table which repeat after certain interval from left to right in a periods and from top to bottom in a groups. वो प्रॉपर्टीज जो बार बार रिपीट हो रहे हैं लेफ्ट से राइट पीरियोडिक टेबल में या टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप्स, इन्हीं प्रॉपर्टीज को हम नाम देते हैं इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज. पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज. इनको पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज कहते हैं. अब पीरियोडिक टेबल में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो है वो पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज में आते हैं. तो इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा एटॉमिक रेडियस के मुतालिक. इट इज अ पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी. आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, मेटल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. ये प्रॉपर्टीज हम पीरियोडिक टेबल में तमाम एलिमेंट्स के लिए बार बार क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. तो इन्हीं प्रॉपर्टीज को नाम दिया जाता है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज. अब बेटा हम यहां पर सबसे पहले स्टार्ट लेंगे एटॉमिक रेडियस से कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल we are going to discuss about the first periodicity of properties, and this is the atomic radius. Atomic radius or atomic size. बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे कि एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज क्या होता है. एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक जो डिस्टेंस होता है उसी को हम एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस के नाम से जानते हैं. मीन द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस. या हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू अ पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज इफेक्टिवली जीरो, नेग्लिजिबल. न्यूक्लियस से लेकर एक ऐसे पॉइंट तक जहां तक इलेक्ट्रॉन की जो क्लाउड होती है, इलेक्ट्रॉन की जो मौजूदगी होती है वो जीरो के बराबर होती है, उसी डिस्टेंस को हम एटॉमिक रेडियस के नाम देते हैं. इसी में इस तरह डिफाइन कर सकता हूं कि द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू अ पॉइंट where the electron cloud is effectively zero. Effectively zero mean negligible. न्यूक्लियस से लेकर एक ऐसे पॉइंट तक जहां पर इलेक्ट्रॉन की क्लाउड क्या होती है, जीरो होती है. या मैं इस तरह डिफाइन करता हूं एटॉमिक रेडियस को कि द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड outermost shell of an atom is called atomic radius or atomic size. न्यूक्लियस से लेकर
आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है उसी डिस्टेंस को हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। लेकिन बेटा ये कॉन्सेप्चुअल डिफिनीशन है। अब कॉन्सेप्चुअल डिफिनीशन क्यों है? क्योंकि अगर हम एक इंडिविजुअल एटम को लेते हैं तो सबसे पहली बात यह होती है कि एटम का साइज तो बहुत ही स्मॉल होता है। दूसरी बात, देयर इज नो क्लियर बाउंड्री ऑफ एन एटम, देयर इज नो डिफाइंड बाउंड्री ऑफ एन एटम इफ दे आर इंडिविजुअल, दे आर नॉट बॉन्डेड। इन नॉन बॉन्डिंग केस, इन केस ऑफ नॉन बॉन्डिंग स्टेट, एटम की एक क्लियर बाउंड्री हम नहीं बता सकते। हमें यह पता नहीं चलता कि न्यूक्लियस की और आउटरमोस्ट शेल के दरमियान में इतना डिस्टेंस है, क्योंकि वो आउटरमोस्ट शेल हमें क्लियर नहीं है अभी तक, क्योंकि एटम ने बॉन्ड नहीं बनाया। दूसरी बात यह है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन, दे आर बेसिकली वेव नेचर। इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर की वजह से भी हम एक एटम की क्लियर बाउंड्री नहीं बता सकते। और तीसरी बात यह है कि बेसिकली जो एटम का साइज होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है। तो वी कैन नॉट से दैट एटम हैव अ क्लियर बाउंड्री, एटम हैव नो डिफाइंड बाउंड्री, एटम हैव नो डिफाइंड बाउंड्री। अब एटम की अगर एक डिफाइंड बाउंड्री नहीं है तो हम किस तरह कह सकते हैं कि न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के दरमियान में जो डिस्टेंस है इसको एटॉमिक रेडियस कहा जाता है। ये बेसिकली एक कॉन्सेप्चुअल डिफिनीशन है बेटा, ये एक कॉन्सेप्चुअल डिफिनीशन है जो हम इस तरह करते हैं कि न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के दरमियान में जो डिस्टेंस है दे आर बेसिकली कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। और दूसरी बात यह है कि ड्यू टू वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की अगर नेचर वेव लाइक है तो फिर भी हम एटम की क्लियर बाउंड्री की बात नहीं कर सकते। एटम का एटॉमिक रेडियस, इंडिविजुअल एटम का एटॉमिक रेडियस हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। और तीसरी बात ये है कि एटम इज वेरी स्मॉल इन साइज, एटम का जो साइज होता है वो हम नैनोमीटर या पिकोमीटर में, बेसिकली हम रेडियस को, एटम की रेडियस को पिकोमीटर में 10⁻⁻12 या नैनोमीटर 10⁻⁹ में जो है वो क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं आर्मस्ट्रांग में। तो एटॉमिक रेडियस को फाइंड आउट किस तरह की जाए? फिर अगर हम इंडिविजुअल एटम की एटॉमिक रेडियस को फाइंड आउट नहीं कर सकते तो हम किस तरह एक एटम की एटॉमिक रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हैं? बेटा जब भी कोई एटम किसी दूसरी एटम के साथ बॉन्ड बनाता है तो इनका जो बाउंड्री है वो फिक्स हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने अगर आपको ये एक एटम बताया कि फॉर एग्जांपल ये एक एटम है, तो यहां पर मुझे इसकी क्लियर बाउंड्री का पता नहीं है, क्योंकि अभी ये एटम जो है वो नॉन बॉन्डेड स्टेट में है। अगर ये एटम कहीं पर भी किसी दूसरी एटम के साथ बॉन्ड बनाता है फिर मुझे पता चलता है कि इसका जो बाउंड्री है वो ये है। क्योंकि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जब भी कोई एटम बॉन्ड बनाता है तो बॉन्ड बनने के लिए इलेक्ट्रॉन को यूज करना पड़ता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को यूज करना होता है। अगर कोई एटम दूसरी एटम के साथ बॉन्ड बनाता है तो ये इलेक्ट्रॉन को या तो शेयर करेगा या इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, डोनेट करेगा, या एक इलेक्ट्रॉन पेयर को किसी दूसरी एटम को देना पड़ेगा अगर कोई एटम दूसरी एटम के साथ बॉन्ड बनाता है। और वो टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे, वो फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा भी होगा। तो ये जो आपके साथ है ये इंडिविजुअल एटम है। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन की नेचर वेव लाइक है तो हम इस तरह नहीं कह सकते कि इसकी क्लियर बाउंड्री ये है। ये आइसोलेटेड फॉर्म में है तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि इसकी क्लियर बाउंड्री है। अगर ये एटम किसी दूसरी एटम के साथ बॉन्ड बनाए तब ही हम कह सकते हैं इसकी क्लियर बाउंड्री है, क्योंकि हमेशा जो बॉन्ड बनता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है। एटम हमेशा पार्टिसिपेट कौन से इलेक्ट्रॉन को करता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, जो आउटर मोस्ट शेल में मौजूद होते हैं। तो नाउ वी कैन फाइंड आउट द एटॉमिक रेडियस इन टर्म ऑफ कोवेलेंट रेडियस। एटॉमिक रेडियस को हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं? कोवेलेंट रेडियस से। अब यहां पर हम आते हैं टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। नाउ टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस के कौन कौन से टाइप होते हैं? तो सबसे पहला होता है कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस। दूसरा होता है मेटेलिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस। तीसरा होता है वंडरवाल रेडियस, वंडरवाल रेडियस।
और चौथा होता है आयनिक रेडियस। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कोवेलेंट रेडियस से रिलेटेड। कोवेलेंट रेडियस, बेटा मैंने आपको बताया कि हम एटॉमिक रेडियस को इन टर्म ऑफ कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस, वंडर वाल रेडियस या आयनिक रेडियस जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कोवेलेंट रेडियस को डिफाइन करते हैं। बेटा कोवेलेंट रेडियस हम किस तरह डिफाइन करते हैं? कोवेलेंट रेडियस इज डिफाइंड एज half of the distance between, half of the internuclear distance between the nuclei of two covalently bonded atom is called covalent radius. The distance between the nuclei of two covalent bonded atoms, लेकिन हम ऐसा नहीं कहेंगे कि distance, हम कहेंगे half of the distance. Half of the distance between the nuclei of two covalently bonded atom is called covalent radius. मैं इसे इस तरह डिफाइन कर सकता हूं कि half of the distance between the nuclei of two covalently bonded atoms. Half of the distance between the nuclei of two covalently bonded atoms. For example, ये आपके पास एक एटम है और ये आपके पास दूसरा एटम है। इन दोनों एटम ने एक दूसरे के साथ क्या किया है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है। और कोवेलेंट बॉन्ड में आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या होती है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है दूसरे एटम के दरमियान में, दोनों एटम के दरमियान में। अब अगर आप यहां देखें तो ये जो आपको डिस्टेंस नजर आ रही है, इट इज बेसिकली कॉल्ड, दिस होल डिस्टेंस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ, जो हमें आप यहां पर क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अगर आप इसी हाफ डिस्टेंस को देखें जो न्यूक्लियाई के दरमियान में है, दो बॉन्डेड न्यूक्लियाई के दरमियान में है, और ये दोनों न्यूक्लियाई जो है वो एक दूसरे के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड है, ये दोनों एटम एक दूसरे के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड है। तो अगर हम इन सारी डिस्टेंस का जो दोनों एटम्स के दरमियान में है, हम इनकी न्यूक्लियाई का हाफ डिस्टेंस ले लें, मतलब अगर मैं यहां से लेकर न्यूक्लियस से लेकर यहां तक का डिस्टेंस ले लूं, फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस मैं ले लूं, तो इसी डिस्टेंस को क्या नाम दिया जाता है? कोवेलेंट रेडियस। हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन, लुक एट मी गाइज, half of the distance between the nuclei of two covalently bonded atom is called covalent radius. इस कोवेलेंट रेडियस को समझने से पहले मैं बॉन्ड लेंथ पर थोड़ा सा डिस्कशन करता हूं, इसी के बाद आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहां पर क्या लिखता हूं? पहले मैं बॉन्ड लेंथ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं कि बॉन्ड लेंथ का आपको थोड़ा बहुत पता चले। बॉन्ड लेंथ बेटे, बॉन्ड लेंथ तो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, लेकिन मैं यहां पर आपको दोबारा थोड़ा सा रिवाइज करता हूं। बॉन्ड लेंथ क्या होता है? Bond length is defined as the distance between the nuclei of two bonded atoms, the distance between the nuclei of two bonded atoms of homonuclear diatomic molecule. Homonuclear diatomic molecule mean A2 type, or heteronuclear diatomic molecule mean AB type is called बॉन्ड लेंथ। इसी को क्या कहा जाता है? बॉन्ड लेंथ कहा जाता है। कुछ दिखाई दे रहा है? तो बेटा यहां पर देखिए मैंने क्या लिखा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स ऑफ होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल
आर हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल बेटा मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने ये दो एटम्स लिए हैं, एक एटम्स ये है और एक एटम्स ये है। अब ये जो मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल मैं A2 टाइप की बात करूं, मीन ये ऐसा मॉलिक्यूल है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है। डायटोमिक मॉलिक्यूल उसी मॉलिक्यूल को कहा जाता है जो दो एटम से बना हो। अब ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है लेकिन ये होमो एटॉमिक है, मीन ये सिमिलर एटम से बना है। अगर मैंने यहां से, ये इसका न्यूक्लियस है, मैंने यहां से यहां तक का डिस्टेंस लिया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस लिया, तो बेसिकली दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। मीन दो न्यूक्लियाई के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है, दो एटम्स के दरमियान में जो नियरेस्ट डिस्टेंस होता है, जब हम इनको लेंगे तो इनको बॉन्ड लेंथ कहा जाता है। फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कि जब भी केमिकल बॉन्ड बनता है तो केमिकल बॉन्ड के बनने के दौरान क्या होता है कि ये एक एटम होता है और ये एक दूसरा एटम होता है। ये दोनों एटम अगर इंडिपेंडेंट फॉर्म में है तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब जब ये दोनों एक दूसरे से बहुत दूरी पर होते हैं तो इनका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ज्यादा होता है। जब ये दोनों एटम एक दूसरे से बहुत दूरी पर है तो इनका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ज्यादा है। अब जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो इनका पोटेंशियल एनर्जी ग्रेजुअली क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मीन जब ये दोनों एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो इनका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है। मीन इसमें कौन सा फोर्स डोमिनेंट होता है, अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो इसमें डोमिनेंट होता है, अट्रैक्टिव फोर्स इसमें डोमिनेंट होता है। अब अगर ये दोनों एटम एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि इसके बाद ये दोनों एटम एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते, मतलब इट इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस। मीन ये दोनों एटम एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचे जिस पॉइंट पर इनके दरमियान में पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है, तो उसी पॉइंट पर दोनों के दरमियान में क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। अब अगर ये दो एटम एक दूसरे को और अप्रोच करते हैं तो क्या होता है कि इनमें फिर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट होता है। मैं आपको यहां पर ये दिखाता हूं, यहां पर देखिए जरा, मैंने आपको ऐसा बताया कि अगर ये दो एटम्स हैं, ये दो एटम्स है, एक एटम है ये और दूसरा एटम ये वाला है। अब जब दो एटम एक दूसरे से दूरी पर है तो क्या है, इनके दरमियान में जो पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों एटम की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, बहुत ही ज्यादा है। मतलब जब ये दोनों एटम एक दूसरे के करीब आ जाएंगे तो इनका पोटेंशियल एनर्जी ग्रेजुअली क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मीन ये इसी तरफ और ये इसी तरफ आता है बॉन्ड बनने के लिए। अब ये दो एटम एक ऐसे पॉइंट पर आ गए, फॉर एग्जांपल ये दोनों एटम एक ऐसे पॉइंट पर आ गए जिस पॉइंट के बाद ये दोनों एटम एक दूसरे को और अप्रोच नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ये वो पॉइंट है जिस पर इन दोनों के दरमियान